नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 35 इसका पेज नंबर 37 निकाल लीजिए और सीख लेते हैं आज कुछ नया। आज के कालखंड का जो कंसेप्ट है वह है एकिक विधि, है ना। क्या है? एकिक विधि। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जब एक से अधिक का मान दिया जाता है तो पहले हम एक इकाई का मान ज्ञात करते हैं और फिर एक से अधिक इकाइयों का मान ज्ञात करते हैं। इसलिए इसका नाम है एकिक विधि यानी एकिक नियम। ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है। यदि 6 जूस की केन का मूल्य 210 रुपये हो तो 4 केन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 1 केन का मूल्य ज्ञात करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर 4 केन का। तो अनेक से 1 का जब मान ज्ञात करते हैं तो हम भाग की क्रिया करते हैं, ठीक है ना। और 1 से अनेक का जब मान ज्ञात करते हैं तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि 6 जूस की केन का मूल्य कितना है? 210 रुपया है। इसलिए 1 जूस की केन का मूल्य 210/6 यानी 210 में हमने 6 का भाग लगाया तो आता है 35। अब हमें ज्ञात करना है 4 जूस की केन का मूल्य, तो बराबर अब 1 से अनेक में हम गुणा करेंगे। 1 केन का मूल्य कितना है? 35 रुपया है। तो 4 कितना हो जाएगा? 35 में हमने 4 का गुणा किया तो गुणनफल आया 140 रुपये, ठीक है ना। यह कहलाता है एकिक विधि या एकिक नियम, है ना। चलिए, अब यहां आपको अभ्यास 1 में दिया गया है कि निम्न सारणी को पढ़ करके पूरा करो। यह दिया है समय और इसमें करण द्वारा तय की गई दूरी। दूसरे कॉलम में दिया है कृति द्वारा तय की गई दूरी। 2 घंटे में करण 8 किलोमीटर दूरी तय करता है और कृति 6 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 2 घंटे में 8, 1 घंटे में 4, है ना। तो इसका हो जाएगा 2 घंटे में कृति द्वारा तय की गई दूरी 6 किलोमीटर है तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर, है ना। 6 में हम 2 का भाग लगाते हैं तो आता है 3 किलोमीटर, ठीक है ना। अब 1 से अनेक गुणा करेंगे। अब 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 4 घंटे कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 किलोमीटर, ठीक है ना। इसी प्रकार से 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो 4 घंटे में हो जाएगा 3 चौके 12 किलोमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हम कर लेते हैं अभ्यास नंबर 2। रानी 10 दिन में 3000 रुपये कमाती है, 30 दिन में वह कितने रुपए कमाएगी? तो चूंकि 10 दिन में, है ना, कितने दिन में? 10 दिन में कमाई कितनी है? 3000 रुपये, है ना। इसलिए 1 दिन की कमाई, है ना, 1 दिन की कमाई कितनी जाएगी? 3000 को हम 10 से भाग देंगे यानी 3000/10। ये शून्य से ये शून्य कैंसिल कर दिए, ये आपका आ जाएगा 300 रुपये, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ज्ञात करना है 30 दिन में कितना कमाएगी, यानी उसकी 30 दिन की कमाई कितनी होगी। तो यहाँ लिख दिया हमने 30 दिन की कमाई बराबर, अब 1 से अनेक में हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 30 का गुणा कर देंगे किसमें? 300 में, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब 1 2 3 शून्य है, देखिए 3 शून्य में पहले लिख दिया है, 3 दिया 9, ये गुणा करने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 9000 रुपये, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया, यानी वह 30 दिन में 9000 रुपये कमाएगी, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास है। 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? तो देखिए यहाँ 72 है तो पहले हम क्या करेंगे? एक पुस्तक का भार याद करेंगे, अनेक से 1, है ना, और अनेक से 1 में हम भाग की क्रिया करते हैं, ठीक है। यह लिखा हमने 72 पुस्तकों का भार बराबर कितना हो गया है?
बराबर हुआ है 9 किलोग्राम। ठीक है ना। इसलिए एक पुस्तक का भार, अनेक से एक है ना, एक पुस्तक का भार हो जाएगा 9/72। ठीक है ना। तो 9 एकम 9, 9/72 यानी 1/8 किलोग्राम। ठीक है। इसलिए हमें याद करना है 40 पुस्तकों का भार। 40 पुस्तकों का भार। अब एक से अनेक में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 1/8 गुणा 40/1, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोग्राम। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। यानी 40 पुस्तकों का भार कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम। ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 36 यानी 36। इसमें आकलन है ना। प्रश्न पहला है, निम्न प्रतिरूप में तीलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई सारणी को पूरा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सी की संख्या है 1, इसमें तीली कितनी लग रही है, 1 2 3 है ना। 2 सी बनाए हैं तो 6, 3 सी बनाएंगे तो 9, 4 सी 12 है ना, और 5 यदि बनाते हैं तो 15। इसी प्रकार से एम यदि बनाते हैं तो ये कितना जाएगा, 3m। कितना हो जाएगा, 3m। ठीक है ना। मतलब इसका जो है इनका 3 गुना यहाँ पर तीलियों की संख्या होगी। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। पहला, y को ऋण 8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना। अब देखिए y का गुणा करते हैं हम ऋण 8 में तो कितना आता है, ऋण 8y। गुणा कर दिया, अब आ गया ये परिणाम, इसमें 5 जोड़ना, जोड़ना मतलब धन 5। ये आपका बन गया बीजीय व्यंजक। सेकंड का क्या बनेगा, देखिए z के 5 गुने में से 3 घटाना। अब z का 5 गुना कितना होगा, यानी z में 5 गुना करते हैं तो आता है 5z। हो गया, z का 5 गुना हो गया 5z। अब में से 3 घटाना, घटाव चिन्ह लगा दिया और 3 घटा दिया, ये आपका हो गया व्यंजक। ठीक है ना। चलिए अगला है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 81 का 108 से, तो लिखेंगे 81/108। ठीक है ना। अब दोनों संख्या 9 से विभाजित हो रही है, इसलिए हम 9 से इसको काटेंगे। 9 में 9 81, 9 एकम 9 है ना, और 9 दूनी 18। अब दोनों संख्या है 3 से कट रही है, 3 तियाने 9 और 3 चुके 12, यानी 3/4 अर्थात क्या हो जाएगा, 3:4। इसी प्रकार से हम 98 का 63 से अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी 98/63। ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं 7 से विभाजित हो रही है। 7 9 63 और 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौके 28। अब दोनों संख्याएं किसी से विभाजित नहीं हो रही है, यानी 14/9 अर्थात 14:9। ठीक है ना। चलिए आगे, निम्न में से प्रत्येक कथन के आगे सत्य या असत्य लिखिए। यानी ये दोनों अनुपात समान हैं, यानी ये जो अनुपात दिए गए हैं, ये पद दिए गए हैं, क्या ये अनुपात समानुपात में हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम कि इन दोनों का अनुपात निकालते हैं और इन दोनों का अनुपात निकालते हैं। यदि दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा तो इस समानुपात में हैं, अन्यथा नहीं है। इस प्रकार से लिखा हमने, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसका मान भी 2/3 आया है और इसका मान भी 2/3 आया है। तो अब दोनों का मान बराबर है, इसलिए यह समानुपात में है ना, समानुपात में हैं, अर्थात क्या हो गया, कथन सत्य है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, कथन सत्य है। ठीक है ना। यह आपका पहला हो गया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरे का, 5.2 अनुपात 3.9 समानुपात 3
5:4, ठीक है, यानी 5.2/3.9 और यह 3:4 यानी 3/4। अब देखिए दशमलव बाद में यहाँ एक अंक है और यहाँ भी एक अंक है, इसलिए ये दशमलव हट जाता है। अब हो गया यह 52 और ये हो गया 39, तो 13 से कट जाएगा, 13 39, 13 चौके 52। अब 4/3 और इधर कितना है 3/4, ये मान बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा, यानी ये समानुपात में नहीं है, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, इस प्रकार से ये असत्य हो गया, है ना। चलिए वर्कशीट नंबर 37, खुली एवं बंद आकृतियां। देखिए यहाँ पर आपको कुछ आकृतियां दी गई है ना, उन्हें अब देखना है कि खुली आकृति है या बंद आकृति है। आप देख रहे हैं चित्र, ये सारी इस प्रकार देख रहे हैं कि कहीं पर भी आकृति के दोनों छोर मिल नहीं रहे हैं, इसलिए हो गई खुली आकृति। ये कहलाएगी बंद आकृति, ये भी है बंद आकृति और ये भी बंद आकृति, और ये हो गई खुली आकृति। यानी बंद आकृति में क्या होता है कि किसी भी बिंदु पर पेंसिल की नोक रखें और जब आसपास उसको घुमाते हैं और तो वापस उसी बिंदु पर आया जा सकता है, जबकि खुली आकृति में ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए आगे कर लेते हैं। नीचे दिए गए वक्रों यानी आकृतियों को खुले या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए ये आकृति कैसी है, खुली है ना, यह आकृति ये बंद है। यानी जब हम क्या करें, किसी भी एक बिंदु से चलें और वापस उसी बिंदु पर आ जाते हैं तो हो जाएगी बंद आकृति। यदि उस बिंदु तक नहीं पहुंचते हैं तो कहलाएगी वह खुली आकृति। जैसे ये क्या है, आकृति कैसी है, यह आकृति है खुली, है ना, और यह आकृति कैसी है, यह आकृति बंद आकृति है। ठीक है ना। चलिए अभ्यास 2, अपने परिवेश में स्थित ऐसी 3 सामग्रियों के नाम लिखिए जो खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हों। जैसे चिमटा क्या हो गई, खुली आकृति, चूड़ी क्या हो गई, बंद आकृति, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेलन क्या हो गई, खुली आकृति, है ना, बेलन क्या हो गई, खुली आकृति। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे, तो अलमारी हमारी होती है, ये क्या हो गई, बंद आकृति, क्योंकि हम किसी भी एक कोने से जब चलना प्रारंभ करते हैं तो क्या होगा, हम दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं, यह क्या हो गई, बंद आकृति। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो जैसे आता है आपका टीवी, है ना, टीवी है या एलईडी है, जो भी है, ये भी आपकी हो जाएगी बंद आकृति, है ना, क्या हो जाएगी, ये बंद आकृति, है ना। और इसके अलावा हम जो चलते हैं तो क्या होगा, हाँ एक बात ध्यान रखना है कि बेलन की हम बात कर रहे हैं ना, ये बात कैसे कर रहे हैं, क्षैतिज रूप में, है ना, सीधे रूप में बात कर रहे हैं बेलन का, है ना। इस पर चलेंगे तो, नहीं तो इसे गोल घुमाएंगे तो बंद आकृति हो सकती है ना। ठीक है, ये बेलन का ध्यान रखिएगा। जैसे चिमटे में भी आते हम इस प्रकार से। चलिए इसको अपन कैंसिल ही कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बेलन को हटा करके अपन क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं कैंची। चलिए इसमें क्या कन्फ्यूजन हो सकता था, है ना, समझने में। तो क्या हमने कैंची ले लिया, चलो कैंची है, होगी आपकी खुली आकृति हो गई है ना। ठीक है, चलिए अब कोई सा भी आपका जो डिब्बा होता है, कोई सा डिब्बा समझ लीजिएगा, वो डिब्बा होता है ना, वो डिब्बा क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा बंद आकृति का। ठीक है ना। तो चिमटा हुआ, कैंची हुई, ये आपकी हो गई खुली आकृति हो गई है। उसके बाद में एक संडासी होती है ना, वो भी खुली आकृति का उदाहरण है ना, कैंची है, संडासी है। ठीक है ना। तो ये घर में और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि खुली और बंद आकृति रूप में हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में इतना सीखा है कि खुली और बंद आकृतियाँ क्या होती हैं, है ना। उसके बाद में हमने ये सीखा है कि एक एक विधि से
हम किस प्रकार से अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, अनेक से एक और एक से अनेक, यानी एक ही विधि और खुली और बंद आकृतियाँ, दोनों के बारे में हमने आज प्रश्न हल करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।